एग्जाम होने के 2 से 3 महीने पहले बच्चों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर रिवीजन कैसे किया जाता है। रिवीजन को लेकर बच्चों में इतना संशय होता है कि वो कभी कभी घबराहट में ना अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं ना रिवीजन कर पाते हैं। तो अगर आप भी रिवीजन करके बार बार थक चुके हैं तो रिवीजन करने के सही तरीकों को एक बार जान लें। और रिवीजन करने का ये जो तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो इसका साइंटिफिक तरीका है, जिससे आप एक बार चीज़ों को पढ़ेंगे और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी और बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जी हाँ, मैं हूँ अनुराग दीक्षित, मेंटोर ऑफ द 1000 स्टूडेंट। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लास्ट 5 क्वेश्चन वो कौन से हैं जो आपने पिछली बार रिवाइज किए हों, तो मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप में से बहुत ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये बात याद नहीं होगी कि लास्ट 5 क्वेश्चन उन्होंने कौन से रिवाइज किए थे, है ना। जानते हो ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा इसलिए होता है कि आवर ब्रेन इज फंक्शनिंग लाइक दैट। हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। देखा सुना सारा जो होता है ना वो एक बार में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है, वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और इसे अगर हम थोड़े थोड़े समय के लिए बार बार रिवाइज करते जाएं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि एक बार पढ़ लेना ही रिवीजन करना होता है तो मेरे बच्चे, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक बार पढ़ लेना ही रिवीजन करना नहीं होता है। रिवीजन के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। एक बार करने से ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। टॉपर्स जो होते हैं ना, जो रैंक होल्डर होते हैं, जो सबसे टॉप पर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी बार बार रिवीजन करते हैं। अच्छा, रिवीजन करना सरल नहीं होता है, क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन से और आपकी स्टेज से गुजर चुका हूं, तो मैं ये जानता हूं कि रिवीजन कैसे करना होता है, उसका सही तरीका क्या होता है, साइंटिफिक तरीका क्या होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है और उसके लिए कौन कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं कि वो 10 पॉइंट कौन कौन से हैं जिससे रिवीजन सही ढंग से होता है और उसका सही साइंटिफिक तरीका क्या होता है। चलिए मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, अगर पेपर आने वाला है तो पेपर के अंतिम समय में, कुछ समय में रिवीजन करने के लिए 10 पॉइंट जो होते हैं, ये बच्चों के दिमाग में हमेशा रहते हैं कि ये सर, ये पॉइंट जो ऐसे पॉइंट है ना, इनका आंसर बच्चों को लास्ट समय में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वो बड़ा परेशान होते हैं इन्हीं पॉइंट्स में। ये सर रिवीजन कैसे किया जाता है, रिवीजन में सभी विषयों को हम एक साथ कैसे पढ़ लें, रिवीजन का सर टाइम ही नहीं मिलता। सबसे मोस्ट वायरल क्वेश्चन तो यही है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। सर आखिरी में जब बच्चा रिवीजन करता है ना तो उसे लगता है कि स्पीड बड़ी कम कर रही है, स्पीड बहुत कम है, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सर एक दिन में हम रिवीजन के समय मॉक देते हैं बच्चे, रिवीजन के समय मॉक देने में कितने मॉक देने चाहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, रिवीजन करते समय सबसे पहले किस टॉपिक का रिवीजन करते हैं। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये समस्या आती है ना कि रिवीजन करते समय किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ से रिवीजन करें या नोट से रिवीजन करें, रिवीजन करते समय खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। और सबसे एक वो होता है ना, सर रिवीजन क्या करें, हमारा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो बच्चों, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का जो एग्जाम था उसको जून में प्रस्तावित किया गया था और अब जो बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि ये सारे बिंदुओं के जवाब आपको मिले तब आप सही ढंग से रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट है कि सर रिवीजन कैसे किया जाता है। देखो बच्चे, रिवीजन करने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको पहाड़ नहीं खोदना होता। ये बहुत छोटी सी बात है। एक स्टोरी से या एक उदाहरण से अगर मैं आपसे बोलूं, अगर रोज आपसे कहा जाए कि आपको 10 मिनट साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग का मतलब साइकिल चलाना है, रोज 10 मिनट, और ये फिर या तो आपसे ये कह दिया जाए कि भाई साहब ऐसा करो कि पूरे महीने में 4 से 5 दिन, पूरे महीने में 4 से 5 दिन 2-2 घंटे साइकिल चलाओ, तो आपके लिए ज्यादा पेनफुल काम कौन सा होगा। आप कहोगे सर पूरे महीने में 4 से 5 दिन 2 घंटे साइकिल चलाना, ये काम क्या है, बड़ा पेनफुल है। लेकिन क्या होता है, बच्चे रिवीजन करते समय चुनते इसी को है। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अब रिवीजन के 2 ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन करना होता है इसकी जरा चर्चा कर रहे हैं, उसको मैंने एक उदाहरण से आपको समझाया। देखिए 2 ऑप्शन क्या होते हैं कि आप डेली अपना कुछ समय निर्धारित कर लीजिए, जो आपके पास है, आपका रूटीन आप अच्छे से जानते होंगे, उसी हिसाब से आपको करना होगा। या फिर एक साथ डेली रिवीजन करें या एक साथ रिवीजन करें। तो होता क्या है, बच्चे ना इसको ज्यादा चुनते हैं, जबकि ये सबसे गलत तरीका है कि एक साथ रिवीजन कभी नहीं होता है। आप डेली एक टाइम निकालिए कि हमको 30 मिनट डेली रिवीजन करना है। किस चीज का रिवीजन करना है मैं भी आपको बताता हूं, वो भी आगे प्रश्न है ना, वो भी बताऊंगा। अच्छा, अगर आपको एक साथ बोला जाए, मान लीजिए एक ही दिन कहने हैं, आपने डिसाइड किया कि मैं एक साथ रिवीजन करूंगा एक ही दिन, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो एक साथ रिवीजन करने के लिए एक दिन तो कहना ही गलत है। मान लीजिए कि एक दिन में मैं सब रिवाइज कर जाऊंगा, ये बिल्कुल फूहड़ बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक साथ एक दिन में 7 से 8 घंटे
रिवीजन के लिए देते हैं ना या पढ़ते हैं तो आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आपकी परेशानी आपकी चेहरे पर और आपकी हेल्थ पर दिखेगी। और अंतिम समय में यानी एग्जाम के कुछ समय में अगर आप बीमार होते हो या हेल्थ बिगड़ती है तो उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप एक समय निर्धारित करिए और डेली आप 30 मिनट रिवीजन करिए। जो भी लेक्चर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं, मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जो भी लेक्चर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आगे बताता हूं। जो भी लेक्चर आप एक दिन में पढ़ते हैं उसको समय निकालिए और उसका 30 मिनट में रिवीजन कर डालिए डेली। ये रिवीजन आपके लिए रामबाण साबित होगा कंपैरिजन देन दिस वन। तो रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या था भाई? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ था कि सर रिवीजन में सभी विषयों को एक साथ ले सकते हैं क्या? बोले सर रिवीजन में सभी विषयों को एक साथ कैसे ले सकते हैं? देखिए, अगर मैं एएलपी की बात करता हूं तो एएलपी में हमारे लिए ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। इसमें चारों सब्जेक्ट को आप एक साथ नहीं ले सकते और ना ही कभी इनका एक साथ रिवीजन किया जाता है। सभी सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन कभी मत करें। सभी सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन तो कभी करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि आज मैं मैथ भी रिवीजन करूंगा, आज मैं रीजनिंग का भी रिवीजन करूंगा, आज मैं साइंस का भी करूंगा, आज मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का भी करूंगा, तो आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि इसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे, सब भूल जाओगे, दिमाग में कुछ नहीं होगा, वॉश आउट हो जाएगा सारा का सारा। आपको करना क्या है, आप 2-2 सब्जेक्ट बनाइए। जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं उसको आप एक साथ रिवीजन करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग का एक साथ रिवीजन करिए, क्योंकि लगभग सेम चीजें होती हैं। जो बच्चा मैथ अच्छे से कर लेता है वो रीजनिंग भी कर लेता है। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है जैसे साइंस और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, थ्योरी वाले पार्ट का रिवीजन एक साथ करिए। ये रिवीजन एक साथ करिए, ठीक है? मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, लेकिन करिए। भले अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन करना आपको डेली है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? करना आपको डेली है। अच्छा, इस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप स्कोरिंग सब्जेक्ट के आधार पर भी कर सकते हैं रिवीजन के तौर पर। अगर आप देखते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ होता है और मैथ के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट साइंस है, जिसमें सब बच्चे स्कोर करने वाले हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें, मैथ और रीजनिंग ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप अगर अच्छा कर लेते हैं ना तो आपका स्कोर बढ़ जाता है, आने वाले नंबर्स बढ़ जाते हैं ना। मेरी बात से सहमत है ना सब लोग? तो आप इनका एक साथ रिवीजन करिए। और जो थ्योरी वाला पार्ट, जैसे साइंस में थ्योरी भी होती है, जैसे बायोलॉजी में थ्योरी होती है, जीके, जीएस में थ्योरी होती है, करंट अफेयर्स में थ्योरी होती है, लैंग्वेज लिखी होती है। तो आप जब लैंग्वेज को एक साथ पढ़ेंगे ना तो वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म में जाएगी। लेकिन पढ़ना डेली, एक साथ पढ़ने की गलती मत करना। अच्छा, अब दूसरे ये रिवीजन में सब्जेक्ट को कैसे लेते हैं ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। ये बात आप अगर जैसे कहते हैं कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, रिवीजन का टाइम ना मिलने का एक पीछे वजह होती है कि अभी सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सिलेबस ही कर रहा हूं। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप मक्कार हैं जो रिवीजन नहीं कर सकते हैं। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मन में ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें सब आता है, तो ये छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है, ठीक है? 2 बातें होती है। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे दोस्त कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अगले 15 दिनों में आप अपने एएलपी का सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। 100% ढंग से आपको एएलपी का सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी बात, रिवीजन का अगर टाइम नहीं मिलता है तो ये एकदम बकवास बात है। इसका लिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी डेली की दिनचर्या आप अच्छे से समझते हो तो ये आपको समझना होगा कि समय क्या करना है। अगली बात आती है, जैसे एक बच्चों में बड़ी समस्या होती है जब वो आखिरी के समय में मॉक पेपर देते रहते हैं, तो मॉक पेपर देते समय या एग्जाम के समय उनको ये समस्या होती है सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। और स्पीड की बात खास तौर पर की जाए तो सारे सब्जेक्ट में होती है, बात सिर्फ मैथ में नहीं होती है। जैसे जीके, जीएस में सर मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया स्पीड के लिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए अगर खास तौर पर बात करूं, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो मैथ में स्पीड बढ़ाने का एक अच्छा तरीका क्या होता है, मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जो कैलकुलेशन वाला चैप्टर होता है, कौन वाला चैप्टर होता है, कैलकुलेशन वाला जो चैप्टर होता है उसको अच्छे से करना होता है। और कैलकुलेशन में कई ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो आपके लिए रामबाण साबित होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कैलकुलेशन में ये जो 2 टॉपिक होते हैं, कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जैसे उसमें डिजिट सम होता है और कैलकुलेशन में डिविजिबिलिटी होती है। ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से करिए, आप दूसरों से निश्चित तौर पर 100% आगे होंगे। जो बच्चे इनको नहीं पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं उनसे आप 100% आगे होंगे।
और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है, ये YouTube पे पड़ा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, ऊपर एक बटन आती है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, उसको मिल जाएगा एक एक करके। पहले आपको डिजिट सम का मिलेगा, फिर ब्रह्मास्त्र का मिलेगा। और दूसरी बात, वीडियो के खत्म होने पर एंड स्क्रीन जो आती है, एंड स्क्रीन पे भी आपको ये दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है भाई? अगला पॉइंट ये होता है कि अगर मैं बात कर लेता हूं कि स्पीड बढ़ाने का और तरीका क्या है, तो आपको अपनी रीडिंग कैपेसिटी, मैथ में तो क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ आ गया, कर दिया, हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको पढ़कर एक बार में समझ नहीं आता है, तो आपके पढ़ने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, स्पीड बढ़ाने के और क्या तरीके होते हैं, वो नीचे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जैसे यहां पर एक स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले सर एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाएं, इससे कनेक्ट करता हूं भी मैं, समझिएगा। एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ये कोई मतलब सर्टेन नहीं होता है। आपके पास अगर सिलेबस कंप्लीट है, आप अपने सिलेबस से पूरी तरीके वाकिफ हैं, तो अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना होता है। तो मैक्स टू मैक्स या मिनिमम जितने आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतने लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम के, जैसे जून में अगर आपका एग्जाम है, तो जून में एग्जाम से ये समय जो है ना, 1 महीने पहले, जैसे 15 मई है, और 15 मई से 15 दिन यहां पर हो गए, और आगे एक पूरा महीना जून का हो गया, यानी लगभग मैं मान के चल रहा हूं 45 दिन है आपके पास। किस दिन क्या एग्जाम हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो 45 दिन में आप क्या कर सकते हैं, डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए, 2 मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया और काम खत्म हो गया, नहीं सर। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्या होता है। उनको ये सिर्फ लगता है कि जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके पीछे की वजह क्या है वो जानते हैं। अच्छा, उसके जानने के बाद भी उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं होता। भाई मॉक टेस्ट में 2 चीजें होती हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको देखना, और जो क्वेश्चन सही हुए उनको भी देखना। बोले जो सही है उसमें क्या देखना है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन गलत है वो क्यों गलत है, उसके पीछे का कारण जानना, ये तो एक अपना वो हो गया लॉजिकल रीजन, ठीक। इसका कारण जानना, उस कारण का नोट्स बनाना, छोटा स्टिकी नोट्स जो होता है ना, वो नोट्स बनाइए और वहीं पर पेस्ट करिए कि ये क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हुआ था, आगे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि उसके पीछे की वजह मैंने जान ली, उसको शॉर्ट आउट कर लिया। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे क्वेश्चन सही हुए तो सर सही क्वेश्चन में क्या है रीजन, वो तो बिल्कुल सही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको सही तो किया, लेकिन उसमें आपने समय बहुत ज्यादा लगा दिया, जितना आपको नहीं लगाना था। क्या हो गया, समय ज्यादा लगा दिया। तो आप ये भी देखिए कि उस सही क्वेश्चन को करने में जो आपने समय ज्यादा लगाया है, उस समय को कम कैसे करना है। ये होता है असली एनालिसिस मॉक टेस्ट का। और ये अगर आप करना जानते हैं, करते हैं, जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपका मामला सेट है। अगले क्वेश्चन, जो अगला पॉइंट है ना, नंबरिंग यहां पर थोड़ी सी कुछ ऐसा हो गई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि रिवीजन करते समय सबसे पहले किस टॉपिक का रिवीजन करें। यह भी एक बड़ी बात है कि रिवीजन अगर कर रहे हैं सर तो सबसे पहले किस टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए, ये एक बड़ा पॉइंट है। तो देखो बच्चे, ये जो पॉइंट है ना, इसका जवाब मैं देता हूं। जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैं मैथ की बात करूंगा कि अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं मैथ का, बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं मैथ का रिवीजन कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले एएलपी के लिए अगर मैं मैथ का रिवीजन कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ूंगा, उन टॉपिक का रिवीजन करूंगा जो सबसे ज्यादा वेटेज लेते हैं, जिनका मैथ में सबसे ज्यादा वेटेज है। अब बोलोगे सर मैथ में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, ये हमें कैसे पता होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वीडियो का लिंक YouTube पर आपको मिल जाएगा, और केवल 14 मिनट की वीडियो है। आप देखना पूरी मैथ में एएलपी CBT 1 और CBT 2 में आने वाले जो चैप्टर होते हैं मैथ्स में, उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये इसमें मिलेगा। इसका लिंक आई बटन में भी मिलेगा और ये आपको एंड स्क्रीन में भी मिलेगा, ठीक है। इसको बात को समझिएगा। अच्छा, अगली बात हम लोग कर लेते हैं, इसमें आपको टॉपिक वाला जो हिस्सा है वो कवर हो जाएगा। इसी तरीके आप साइंस में जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है ना, उसको पहले पढ़िए, उसका रिवीजन पहले करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। रीजनिंग में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़िए। उसके बाद अगले चैप्टर में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए, जैसे जीके जीएस साइंस में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, सर पीडीएफ से रिवीजन करें या नोट से, कभी भी याद रखिएगा, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपने अगर खुद के नोट्स बनाए हैं, खुद के नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो दिस इज वेल एंड गुड। ये सबसे अच्छा तरीका है खुद के नोट से रिवीजन करना, क्योंकि आपको वहां हर एक पॉइंट पर पता है कि अगर ये शब्द मैंने लिखा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो आपने खुद लिखा है। दूसरे के अगर पीडीएफ से आप पढ़ते हैं, देखिए आपने अगर नहीं बनाए हैं, आप
नोट्स खुद के तैयार नहीं किए हैं, तब तो एक ये रास्ता बचता है कि सर जो मिल जा रहा है वो पढ़ ले रहा है। लेकिन आप सिलेबस का अगर नोट्स खुद बनाए हैं ना, तो उसका एक अलग ही मजा होगा, वो रिवीजन में आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। अगला प्रश्न ये है भाई कि रिवीजन करते समय खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। यस, हमेशा बनाने चाहिए, चाहे वो आप वो रिवीजन करिए और चाहे एनालिसिस करिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो आपने वहां पर पढ़ी है रिवीजन करते समय वो आपको याद हो सकता है रिवीजन करते समय आपको फिर याद आ जाए कि अरे यार अच्छा ये बात तो हम वहां पे देख रहे थे, भूल गए थे, हैं, पता चला a क्यूब प्लस बी क्यूब के 3 फॉर्मूले होते हैं, पढ़ा था कभी लेकिन भूल गए थे, रिवीजन करते समय याद आया, तुरंत नोट्स बनाइए। फॉर्मूले के नोट्स तो होने ही चाहिए, जहां आप पढ़ते हो वहां पेस्ट होने चाहिए, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, फॉर्मूला तो होना ही चाहिए। ठीक बात समझे। और आज सर अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो भाई इसके विषय में अगर मैं बोलूं कि अगर आप एग्जाम के 45 दिन या 60 दिन पहले तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अब देखो यहां पर कई लोग बच्चे हमको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप कोई लाइव क्लास ले रहे हैं तो याद रखिए, और इस बात को कहीं से भी ले रहे हैं, यहां से या कहीं से भी, आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि एग्जाम के कम से कम 2 महीने पहले वो आपका खत्म होना चाहिए। नहीं तो पता चला कल आपका एग्जाम है, आज तक आपकी लाइव क्लास ही चल रही क्योंकि सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ था। इसलिए लाइव बैच से ज्यादा प्रेफर किया जाता है रिकॉर्डेड बैच, आप जब मन हो तब पढ़ो। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये सारे बड़े अध्यापक, सारे बड़े लोग इस बात को समझाते हैं, और वो लाइव बैच लेने के लिए भी तभी कहते हैं, जो मैं भी कहता हूं, लाइव बैच लेने के लिए तभी कहते हैं जब आपको पता है कि आपका एग्जाम मान लीजिए सितंबर में है, एनटीपीसी का वो उसका टेक्नीशियन का, और आप ये जानते हो कि आपका जून जुलाई तक कोर्स खत्म हो जाएगा लाइव क्लास में, तो आप ज्वाइन करिए। और बस मान लीजिए कि 14 सितंबर को एग्जाम है, 10 सितंबर तक आपकी क्लास ही चल रही लाइव, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर रिवीजन कब करेंगे, ये नोट्स कब बनाएंगे, मॉक टेस्ट कब देंगे, हम वही पढ़ते रहेंगे। इसलिए रिकॉर्डेड बैच को प्रेफर किया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। और एक बात यहां पर और आती है, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व क्या होता है। तो बच्चों इन दोनों को ही लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो महत्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आप किस लेवल की तैयारी तक पहुंच चुके हैं। यदि आपके सिलेबस को पढ़ने के बाद आप सारे के सारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगा रहे हैं, सिर्फ उसी एग्जाम के नहीं, उससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स के, और वो आपसे लग रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सही सिलेबस पढ़ रहे हो। और अगर नहीं लग रहे हैं तो आप गलत सिलेबस, मतलब सिलेबस गलत नहीं पढ़ रहे हो, तरीका सही नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके विषय में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आप रेलवे के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो ये भाई सब रेलवे यात्रा बैच है, जिसमें आपको 10-10 सेट सभी प्रश्न पत्रों के मिलेंगे, चाहे वो आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो या एलपी टेक्नीशियन हो। मैंने जैसा कहा कि आपको उस एग्जाम के साथ साथ उससे रिलेटेड सारे एग्जाम के प्रश्न पत्र लगाने चाहिए, और इसमें साथ साथ बच्चा क्या है, 1500 क्वेश्चन तो यहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1200 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा और दी जाएगी, यानी टोटल 2700 के आसपास क्वेश्चन इस बैच में आपको मिलेंगे। इनरोल करने के लिए क्या करना है इस बैच में मैं आपको अभी वो भी बता दूंगा। अच्छा, साथ में बच्चा ये हमारा जो है मैथ का कंप्लीट बैच है। जो बच्चा मैथ की तैयारी कर रहा है ना, एएलपी को छोड़कर, एएलपी की तैयारी करने वाले बच्चे जिनका एग्जाम जूम में है, उनको मैं सजेस्ट खुद ही करूंगा कि अब ये बैच आप इनरोल मत करना, क्योंकि उतना समय नहीं होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की या क्या नाम है एनटीपीसी की या ग्रुप डी की तैयारी में अभी से जी जान से जुटे हैं, वो जरूर इनरोल कर लो। मेरे कहने से नहीं, आप जाके पहले इसकी रेटिंग देख लीजिएगा माई पाठशाला एप्लीकेशन पर, रिव्यू देख लीजिएगा बच्चों को, लगभग 110 बच्चों के आसपास के रिव्यू पड़े हैं, देख लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। और यदि आपको ये लगता है कि आप इस बैच को इनरोल करें, विश्वास मानिए, मेरे ऊपर विश्वास करिए, 100% आपको मैथ की समस्याएं दूर हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 240 प्लस घंटे आपको मैथ का शानदार कंटेंट बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में है। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार देखा काम खत्म हो गया, नहीं, 24/7 24/7 ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी दी जाएगी। इनरोल करने के लिए सेम काम जो रेलवे यात्रा बैच को इनरोल करने के लिए करना है, वही इस बैच को भी इनरोल करने के लिए करना है, मैथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच बाय अनुराग दीक्षित। अच्छा, और साथ ही साथ जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी का कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। अच्छा, अगर आपके पास पैसे की तंगी है, आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अलग से फिर मैथ का बैच मत लेना। ये जो कॉम्बो बैच है ना, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आपको मैथ भी मिल जाएगी, तो फिर अलग से पैसा खर्च मत करना। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। जिसके पास अन्य बैच हैं, वो सिर्फ मैथ का पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। बाकी अगर आप
संपूर्ण बैच लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लेना, ठीक है। 2022 तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उन तक के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। अब सुनिए कि आपको लेने के लिए बैच, किसी भी बैच को एनरोल करने के लिए क्या करना है। देखिए, आप हमारे नंबर, कस्टमर केयर नंबर 6393125760 पर, या फिर बच्चे आप 9696102411 पर, 102411 पर, इनमें से किसी भी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद बच्चा, अगर आप अपना कोड जो होता है, जिसको प्रोमो कोड कहते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर वो आप कैपिटल A कैपिटल D 10, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल A कैपिटल D 10 बोलते हैं, जो भी इनमें से आपके लिए फोन उठाता है, जो भी मैडम फोन उठाती है, अगर आपको उसका ये कूपन कोड बोलते हैं तो विश्वास करिएगा आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप माई पाठशाला एप्लीकेशन से या इन बैच में एनरोल करके कोई भी बैच लेना चाहें, और अगर आप अच्छा डिस्काउंट चाहते हैं 75%, 70%, 80% तक, तो आप कूपन कोड क्या लगाइए, कैपिटल A कैपिटल D 10, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से समझाया या कोशिश करी कि रिवीजन कैसे करते हैं और उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट हमसे छूट रहा है तो उसे आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये पॉइंट छूट रहा है, और मेरा बताया हुआ सजेशन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपके प्यार, स्नेह और सजेशन यानी सलाह के लिए आपका आभारी रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।